बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं, शिमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों से मुकाबले में शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा को आबाई इलाके में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा और तदफीन में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान जवानों की शिरकत। शहीद के लवाहिकीन अहले इलाका भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। कैप्टन मोहम्मद उसामा ने गुज़श्ता रोज शिमाली वजीरिस्तान में जामे शहादत नोश किया। कराची पोर्ट पर 1200 अरब की चोरी हो रही है। मुल्क में बिजली के लाले पड़े हुए हैं और चोरी जारी है। ये सब होता रहे और हम बैठे रहें, इस तरह काम नहीं होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब, कहा सब कमर कस लें, पाकिस्तान के मसाइल हल करने हैं, अपने टाइम को बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगा। IMF से निजात का हदफ सिर्फ बातों से पूरा नहीं होगा, कड़वे फैसले करना पड़ेंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। किसी वजारत ने जरा भी तसाहुल से काम लिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए, आई विल नॉट टॉलरेट दैट। आई विल नॉट अलाउ माई टाइम टू बी वेस्टेड एंड आई एम श्योर यू विल नॉट अलाउ योर टाइम टू बी वेस्ट। मेहरबानी करके अपनी कमर कसें और दिन रात मेहनत करें पाकिस्तान को आगे लेके जाने के मामले। आपको बिजली के लाले पड़े हुए हैं, चोरी हो रही है, ट्रांसमिशन लाइन्स का बेड़ा गर्क हुआ और फिर हम बैठे रहें तो इस तरह तो काम नहीं होगा। कराची पोर्ट हम गए जी, वो जमीन है जी, वहाँ पर हम तामीर कर देंगे रियल स्टेट और अरब रुपए आएंगे। मैंने कहा कि आपका ये काम पोर्ट को एफिशिएंट बनाना है कि आपने रियल स्टेट में जाना है। कराची पोर्ट पर 1200 अरब रुपए की चोरी हो रही। चोरी, ये चीजें इस तरह नहीं चल सकती। असद कैसर जब स्पीकर थे ऑपोजिशन को बोलने नहीं देते थे। माजी में जो कुछ हुआ रिकॉर्ड का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर कौमी असम्बली में ऑपोजिशन की नारेबाजी। असद कैसर ने जवाब में कहा, शहबाज शरीफ 8-8 घंटे तकरीर करते थे, ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान घंटों लड़ते थे। अब तो पार्लियामेंट में भी सेंसरशिप चल रही है। असद कैसर की तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म समेत नून लीगी अरकान कहे लगाते रहे। कैसे जब ये स्पीकर थे उस वक्त लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है? मियां साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 2-2 दिन तकरीर होती थी और फिर लड़ाई होती थी। ख्वाजा आसिफ साहब अपना घंटे तकरीर करता था, शायद खाकाना अपना घंटे में तकरीर करता था, मियां साहब लाइव तकरीर करते थे। अभी तो कैमरे बंद हैं, कोई लाइव हमारा नहीं चलता। उधर फरिश्ते बैठे हैं, फरिश्ते बैठे। शर्म की बात है कि इस पार्लियामेंट में भी इस वक्त सेंसरशिप है। और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की साबिक स्पीकर असद कैसर पर शदीद तनकीद, कहा गुज़श्ता रोज पुलिस अपोजिशन लीडर के घर गई, स्पीकर ने मुदाखलत की। हम कहते थे असद कैसर ने एक बार भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया। उन्होंने जो रिवायत मुरतब की उन्हें याद करके ये ऐवान शर्मिंदा होता है। गई है लीडर ऑफ अपोजिशन के घर तो आपने इंटरवीन किया। हम कहते थे असद कैसर साहब ने एक दफा भी प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, आधे घंटे के अंदर 52 बिल जो है इन्होंने पास करवाए। एक हमारा असीर मैंने उसकी मदद के लिए नहीं आया, प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया नहीं किया, उनको रिलीफ दी जब वो गिरफ्तार हो रहे थे, इन्होंने कोई हेल्प की। आज उठ के पाक साफ बन के कह रहे हैं कि मैंने ये किया और मैंने वो किया। को खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई यहाँ करो। आइन कहता है किसी के घर में झांका नहीं जाएगा, किसी को उठाया नहीं जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर वज़ीर आज़म से हलफनामा मांगा था। वज़ीर आज़म पार्लियामान में बताएं उस हलफनामे में क्या हुआ। वफाकी हुकूमत हलफनामा दे रही है, ना अपोजिशन को बोलने दे रही है। रवैये ना बदले तो सख्त इकदाम पर मजबूर होंगे। हुकूमत कानून साजी को भी बलडोज करते चली आ रही है। आईन और कानून की रूह की खिलाफ वर्जी है। हमें टाइम नहीं दिया जाता, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। आज वजीर आजम साहब बैठे थे तो स्पीकर साहब ने हमें मौका नहीं दिया। आईन यही कहता है किसी के घर झांका नहीं जाएगा, किसी को उठाया नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर किया। वजीर आजम से एक अंडरटेकिंग मांगी, बाकी हुकूमत अंडरटेकिंग नहीं दे रही, हमें बोलने में नहीं दिया जा रहा। ये सख्त इकदाम करने पे मजबूर करेंगे अगर इनके रवैये नहीं बदलते। नैब तरामीम का रदम करा देने के खिलाफ केस, बानी PTI ने हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज करने की इस्तदा कर दी। तहरीरी जवाब में लिखा कि किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। करप्शन मईशत के लिए तबाहकुन और उसके मनफी असरात होते हैं। मुझसे दौरान समाज जस्टिस अता मिनल्ला ने कहा, तरामीम का फायदा आपको भी होगा। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये मेरी ज़ात का नहीं मुल्क का मामला है। पार्लियामेंट को कानून साजी आइन के अंदर रहकर करनी चाहिए। नायब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरामीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल मेरे खिलाफ नैब का तोशाखाना केस है। माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को ढाल बनाया। करप्शन बचाने के लिए की गई तरामीम अवाम का कानून पर से एतबार उठा देती हैं। सुप्रीम कोर्ट को हकायक के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए।
अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। परवेज खटक ने बानी पीटीआई के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करा दिया। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी पीटीआई कमरे अदालत में मुस्कुराते रहे। परवेज खटक ने बयान दिया कि शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था पाकिस्तान से बाहर भिजवाई रकम बरतानिया में पकड़ी गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। मामला काबीना एजेंडे पर नहीं था। मीटिंग में एडिशनल एजेंडे पर लाया गया, जिस पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। एडिशनल एजेंडे की मंजूरी काबीना से ली गई। रेफरेंस के तफ्तीशी ने बताया एजेंडे के साथ एक तहरीर भी थी कि रकम प्रॉपर्टी टाइकून ने बरतानिया मुंतकिल की थी। आइंदा समाअत पर वकला सफाई परवेज खटक के बयान पर जरह मुकम्मल करेंगे। समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। परवेज खटक के बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही देने पर दुख हुआ। रहनुमा पीटीआई कहते हैं कि बानी पीटीआई ने परवेज खटक को इज्जत दी, वजीर आला बनाया। बिलावल को याद दिला दूं, वो कौन था जिसने दहशतगर्दों को ये कहा था कि ये हमारे लोग हैं। उस पर साबिक वजीर आजम ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में तकरीर में माफी भी मांगी थी। कि ये पता लगा परवेज खटक साहब आज इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने आए हैं। बड़ा दुख हुआ। खटक साहब को इमरान खान साहब ने बहुत इज्जत दी और वजीर आला बनाया उस सूबे का जिस सूबे में इरिगेशन के वजीर से आगे नहीं जा सके। मेरा वजीर आला अली अमीन खान कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा। ये गैर कानूनी काम पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत को ही मुबारक हो। बिलावल साहब को पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्पीच करते हुए पाकिस्तान की साबिका वजीर आजम ने बाकायदा माफी मांगी कि यस वी शुड नॉट हैव क्लेम दैट दीज आर आवर बॉयज। हमारी हुकूमत खत्म होने के बाद तकरीबन 15-16 महीने बिलावल साहब, जरदारी साहब आप इस हुकूमत में पार्टनर इन क्राइम थे। तो जरा अपने गिरबान में झांके तो इमरान खान साहब तो वजीर आजम हाउस से जा चुका था। इन दहशत गर्दों को लाने वाले कौन थे? वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में फिर खौफनाक आग लग गई। 500 के करीब स्टॉल्स जलकर खाकस्तर। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स और रावलपिंडी इंतजामिया की मदद से आग पर काबू पाया। वजीर दाखिला ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद से देखिए गुलाम ओवैस की रिपोर्ट। कराची में मनमाने निरखों पर दूध बेचने वाले गवाले फिर मुतहरक हो गए। दूध की कीमत में फी लीटर 80 रुपए इजाफे की धमकी दे दी। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स कहते हैं दूध 300 रुपए लीटर तक जा सकता है। मजीद बताएंगे अंजुम वहाब। कराची के शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन ने बजट में टैक्स में इजाफे और महंगाई को जवाब बनाकर 80 रुपए फी लीटर दूध में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। सिर्फ 10% टैक्स से इतना इजाफा हो सकता है 1 लीटर दूध में। 10% इजाफा हुआ है, वो यकीनन 13% तक इनपुट का आउटपुट पर उसके असरात आएंगे। तो 13% का जो इजाफा है वो हमारा हक है। मुहर्रमुल हराम के अदब एहतराम में तो हम कीमतें हरगिज नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद अगर कमिश्नर कराची ने या दीगर इंतजामिया ने हमसे बातचीत न की तो हम एहतजाज पर जाएंगे। कीमतों में इजाफा इंशाअल्लाह ताला जरूर होगा। 80 रुपए का इजाफा मांगा है, तहरीरी मुआहदा हो चुका है। मुहर्रम के बाद इनका एहतजाज का प्रोग्राम है और कमिश्नर कराची से इन्होंने दरख्वास्त की है कि दूध की कीमतों में इजाफे के लिए फौरी तौर पर मीटिंग बुलाकर उसमें इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जी। सीटीडी ने मुहर्रम में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन से कालादम टीटीपी के दहशतगर्द शुएब को गिरफ्तार कर लिया गया। डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज शेख ने कहा है कि दहशतगर्द शुएब 8 मुहर्रम के औरंगी टाउन जुलूस पर खुदकुश हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था। आसिफ एजाज शेख ने बताया कि सीटीडी के डीएसपी अली रजा को सिक्योरिटी नहीं दी गई थी। ये बात दुरुस्त नहीं। अली रजा के केस पर काम चल रहा है। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। का एक दहशतगर्द जिसका नाम शोएब है उसको पकड़ लिया। 8 मुहर्रम या 7 मुहर्रम को औरंगी में जलूस पे टारगेट करके धमाका करने वाला था, सुसाइड अटैक। ये दरा आदम खेल का कमांडर है। इसने 16 बंदे जो माइनस थे वो किडनैप किए थे। उनके बाद रैंसम की डिमांड मिली, नहीं हुई रैंसम तो उनको मार दिया। इज्तिमाई कब्र बना के दफन कर दिया। फ्रंटियर में इसकी FIR भी हुई है। इसके ऊपर 2 मिलियन का इनाम था। शहीद भाई DSP जो मेरा था उसको सिक्योरिटी नहीं थी, ये बात बिल्कुल गलत है। नफरी का तो कोई मसला नहीं था। बाकी जहाँ तक बात है कि वो खुद नहीं रखता था वो एक डिफरेंट चीज है। ये अपना केस है हमारा, इसको हम हल करेंगे। जो भी मुलजिमान है उसको कोर्ट के दायरे में लेके आएंगे और सजा दिलवाएंगे। तो CTD के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो तमाम आपको पता है कि हिट लिस्ट पे ऑलरेडी मौजूद है। उनकी सिक्योरिटी के लिए खास तौर पर उनको अहकाम दिए कि अपनी सिक्योरिटी को रिव्यू करें। खातून एंकर आयशा चौधरी ने शौहर पर तशद्दुद के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करवा दिया। थाना सरवर रोड लाहौर ने मुलजिम हारिस को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। खातून एंकर ने मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया। शौहर ने गन पॉइंट पर तशद्दुद का निशाना बनाया और घर से निकाल दिया।
दुबई से कराची आकर लूटमार करने वाला नौजवान पकड़ा गया। कराची यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट मुलजिम बकर ईद की छुट्टियों में पाकिस्तान आया। 3 हफ्तों के दौरान ही 70 वारदातों का एतराफ कर लिया। नजीर शाह की रिपोर्ट। शहरी अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में बैरून मुल्क जाते हैं, लेकिन दुबई में मौजूद बरसरे रोजगार नौजवान ईद उल अजहा की छुट्टियों पर कराची आया और वारदातों की लाइन लगा दी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ग्रेजुएट हूँ मैं। कराची यूनिवर्सिटी मीडिया साइंस से मैंने ग्रेजुएट किया। बकरा ईद के कोई 20-25 दिन पहले मैं दुबई से आया और मैं कितना करना शुरू करी। कोई 1 महीने की ये वारदात का हमारा सिलसिला शुरू हुआ था। 70 से 80 वारदातें हमारी हुई हैं। जो स्टफ पीते हैं, चरस पीता हूँ। दुबई में वीड इस्तेमाल करते हैं बेयर के साथ। दुबई में क्या करते हो? रेस्टोरेंट के अंदर कैशियर प्लस वेटर भी हूँ। ऐसे जो PIB कहते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए यूनिवर्सिटी रोड समेत मुत्तसिल इलाकों में डकैती करने वाले गिरोह को पकड़ा। पता चला कि जो है शाम से जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोड पे अनीपा चौरंगी पे एक ग्रुप निकला हुआ है जो मुसलसल वारदातें कर रहा है। पुलिस के मुताबिक मुकाबले में जख्मी होने वाले एक मुलजिम को अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अच्छी नौकरी, अच्छी तालीम और अच्छे मुस्तकबिल के बावजूद दुबई पलट नौजवान को जुर्म का रास्ता अख्तियार करना सलाखों के पीछे ले गया। नजीर शाह, ARY न्यूज, कराची। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट में अखाड़ पछाड़। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के बाद मंसूर राना को भी मैनेजर के ओहदे से हटा दिया गया। वहाब रियाज से सिलेक्टर के बाद सीनियर मैनेजर का ओहदा भी ले लिया गया। टीम में डिसिप्लिन और ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होना दोनों को हटाने की वजह बना। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की छुट्टी क्यों हुई, वजह सामने आ गई। जराए ने बताया है कि वहाब और अब्दुल रज़ाक ने प्लेयर्स को फेवर किया। शाहीन अफरीदी का हालिया टूर्स में मैनेजमेंट के साथ रवैया खराब रहा। मैनेजर्स ने शाहीन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। टीम में लॉबी करने वाले खिलाड़ियों की भी तहकीकात जारी हैं। कोचेज ने चेयरमैन PCB को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। चेयरमैन से मीटिंग में लॉबीज का भी तस्करा हुआ। शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर लो, सब बच जाएंगे। हटाने से पहले वहाब रियाज को सिलेक्शन कमेटी के रुकन का फोन। जराए का कहना है वहाब रियाज के इनकार पर उन्हें सिलेक्शन कमेटी और सीनियर मैनेजर के ओहदों से हटाया गया। वहाब ने ट्वीट में कहा, 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी एक शख्स पर कैसे डाली जा सकती है। खिलाड़ियों की तरफदारी के इल्जाम पर बोले, मेरा एक वोट किस तरह 6 मेंबर्स के वोट पर गालिब आ सकता है। तमाम चीजें रिकॉर्ड पर हैं। शाम में तफसीली रद्द अमल जारी करूंगा। बाबर आजम को जितना चांस दिया गया उतना किसी कप्तान को नहीं मिला। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं कि वक्त आ गया है कि जो सर्जरी करनी है कर लें। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को हटाने पर बोले, सिलेक्शन कमेटी में जो सर्जरी की गई वो समझ नहीं आई। सिलेक्शन कमेटी में और भी लोग मौजूद थे, सिर्फ इन दोनों को ही क्यों फारिग किया गया। बाबर को मेरे ख्याल में हमने भी कप्तानियां की, हमारे साथ यूनुस खान ने, मिसबा, सबने कप्तानी की। इतना खुला चांस किसी कप्तान को नहीं मिला, वरना जैसी वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है सबसे पहले कप्तान के ऊपर छुरी फेरी जाती है। तो आई मीन कि उसको ने तो 3 वर्ल्ड कप, 2-3 वर्ल्ड कप, 2-3 एशिया कप, T20, काफी जबरदस्त मौका मिला है उसको। मेरे ख्याल में बाबर को अगर रखना है, मेरे ख्याल में काफी अरसा हो गया, बड़े चांसेस दिए। अब जो भी सर्जरी करनी है वो एक ही दफा सर्जरी करे और जो भी लेके आ रहे उनको पूरा ट्रायल। पता चला कि सर्जरी सिलेक्शन कमेटी हुआ है कि अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को सिर्फ उन्होंने साइड पे किया है। तो ये वाली सर्जरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी 6-7 लोगों की थी, सिर्फ इन 2 की सर्जरियां क्यों हुई। और खबर आपको दें, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव का अहम तरीन दौरा पाकिस्तान। आज़रबाईजान का पाकिस्तान में $2 से $3 अरब की सरमायाकारी का जायजा लिया जा रहा है। शुएब निजामी हमारे साथ मौजूद है, आगाह करेंगे। बताइए शुएब। जी, इस दौरे से मुताल्लिक जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज हैं, जब हमारे उन सोर्सेज से बातचीत हुई है तो उनका ये कहना था कि आज़रबाईजान की एक्सपर्टीज है जो है मादनियात के हवाले से, पेट्रोकेमिकल के हवाले से, LNG के हवाले से, ऑफशोर ड्रिलिंग के हवाले से। तो इस सिलसिले में जो है वो बातचीत इस दौरे में होगी और इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान जो है LNG के मजीद एग्रीमेंट जो है इसके ऊपर भी बातचीत करेगा। आज़रबाईजान जो है वो सरमायाकारी करना चाहता है पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के साथ साथ LNG के ऊपर, ऑफशोर ड्रिलिंग के ऊपर, जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उनसे मुताल्लिक भी बातचीत होगी। जब इस बारे में हमारी जो वज़ीर बराए पेट्रोलियम में मुसद्दिक मलिक साहब, उनसे जब बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि एक नई जो है बुनियाद हम रख रहे हैं पाकिस्तान में जो तिजारती ताल्लुकात के हवाले से, और प्राइम मिनिस्टर का बड़ा फोकस है कि पाकिस्तान में जो है वो इमदाद ना आए, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। इस सिलसिले में जो है वो जब आज़रबाईजान की टीम आएगी पाकिस्तान तो इस दौरे में जो है टेक्सटाइल की बरामदात से मुताल्लिक भी बातचीत होगी और IT जो है इस बारे में जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है इस पर भी मजीद बातचीत की जाएगी। जी शुक्रिया शुएब।
کراچی کے عبداللہ کالج کی طالبات پر کے الیکٹرک کو رحم نہیں آیا. طالبات نے مسلسل تیسرے دن بھی انٹر کا پرچہ بغیر بجلی کے دیا. شدید گرمی میں بند پنکھوں کے نیچے کئی طالبات کی حالت غیر، پرچہ مکمل نہ کر سکیں. انور خان کی رپورٹ. مناظر نے ضلع وسطی میں واقع گورنمنٹ عبداللہ کالج کے امتحانی مرکز کے بجلی کی عدم فراہمی کے باعث اس امتحانی مرکز پر طالبات اب تک تینوں پرچوں میں اپنا پرچہ مکمل طور پر حل نہ کر سکیں. نظر ہی نہیں آ رہا ہے تو پھر وہ پیپر کس طرح سے اٹیمپٹ کر پائیں گے؟ پورا وہ پیپر کر ہی نہیں پاتے ہیں. وہ بار بار یہ کہتے ہیں بس لائٹ نہیں ہے، لائٹ کب آئے گی؟ تو یہ تو ہم بتا ہی نہیں سکتے لائٹ کب آئے گی، اتنے دن سے لائٹ نہیں ہے. ایک تو دماغ نہیں چل رہا ہوتا گرمی کی وجہ سے، اور پھر جب ہاتھ ہم کرتے ہیں تو پورے پسینے میں ہو جاتے ہیں، سارا پیج خراب ہو رہا ہوتا ہے، ساری انک پھیل رہی ہوتی ہے. کالج پرنسپل کہتی ہیں کہ الیکٹرک کے حکام کو صورتحال سے آگاہ کر چکے ہیں. کالج کے قریب انڈر گراؤنڈ فالٹ کو درست نہ کیا گیا. امتحان شروع ہوئے تیسرا دن ہے اور لائٹ بالکل نہیں ہے. بورڈ میں بھی کئی مرتبہ کہا لیکن معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے. انٹر کے امتحانات کے دوسرے مرحلے میں مجموعی طور پر امتحانی مراکز پر لوڈ شیڈنگ کے باعث امیدواروں کو بدستور مشکلات کا سامنا ہے. کیمرامین دشان محبوب کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی. سکر کا بزرگ شہری بڑھاپے کے باوجود محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ بڑھتی مہنگائی نے اب گزارا بہت مشکل کر دیا ہے. 68 سال کے جمال مکسی کی کہانی جہاں سے بصیر کی زبان. شدید گرمی میں سڑک کنارے ضعیف العمر جمال الدین مکسی اہل خانہ کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے رزق حلال کمانے میں مصروف ہے. بچوں کے لیے بھی ٹوپی ہے، بڑوں کے لیے بھی ٹوپی ہے، اور چشمے بھی ہے. کس کے اوپر 20 روپے بچتے ہیں، 30 روپے بھی بچ جاتے ہیں. 68 سالہ جمال الدین مکسی 6 سال سے ٹوپیاں اور چشمے فروخت کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلا رہا ہے، لیکن حالیہ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے اس باہمت شخص کا گزارا بھی مشکل بنا دیا ہے. صبح کو چائے پکتی ہے، پھر دوپہر کو روٹی پکاتے ہیں، پھر رات کو بھی پکاتے ہیں تو پکاتے ہیں، نہیں تو پھر گزارا کر لیتے ہیں. جمال الدین کہتا ہے کہ چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ گزارا کیسے ہوگا. حکومت غربت ختم کرنے کے دعوے کرنے کے بجائے عملی کام کرے تو ان جیسے کام کرنے والے مزدوروں کی زندگی آسان ہو سکتی ہے. کیمرامین اصغر لباسی کے ساتھ جہاں سے بصیر، ARY نیوز. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.